हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम क्लास 11 का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, या फिर इसे कह सकते हैं बेसिक फोर्सेस इन नेचर। तो हमारे पास नेचर में जितने भी फोर्सेस होते हैं वो फोर्सेस कहीं ना कहीं यही बेसिक फोर्स से मिलते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसका ही एक टाइप होते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, विस्कस फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। ये सभी फोर्सेस यही बेसिक फोर्स से मिलते हैं या फिर इसका ही एक टाइप होते हैं। तो हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस कितने होते हैं? 4 टाइप्स के। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड फोर्थ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो ये जो फोर्सेस है हमारे, मैंने यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से मोर पावरफुल होता है। ठीक है, उससे ज्यादा पावरफुल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये ज्यादा पावरफुल होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स से, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये मोस्ट पावरफुल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। यानी जो भी फंडामेंटल फोर्सेस है उसमें से सबसे ज्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। ओके, इसका अगर रेशियो देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर वैल्यू 1 है तो हम कंपेयर करें वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स को, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 to the power 25 टाइम्स ज्यादा होता है ग्रेविटेशन फोर्स से। अगर हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 to the power 36 टाइम्स ज्यादा होता है ग्रेविटेशन फोर्स से। और फिर हम देखे जाए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 to the power 38 टाइम्स ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैंने आपको क्या बताया इसमें कि हमारे पास बेसिक 4 फोर्स होते हैं, यही बेसिक नेचर के हमारे 4 फोर्स है। बाकी जितने भी फोर्सेस है वो कहीं ना कहीं इसी का टाइप होते हैं या फिर इससे ही मिलते हैं। ओके, तो वो 4 कौन से हैं? ग्रेविटेशनल, सेकंड है वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और फोर्थ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। ये सभी फोर्सेस मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हैं, यानी ये सबसे वीकेस्ट हो गया, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियर फोर्स, और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, या उससे भी ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो ये इसका रेशियो हो गया, यानी ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा पावरफुल है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये है 10 to the power 25। अगर ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का अगर कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 to the power 36 टाइम्स मोर पावरफुल है ग्रेविटेशन फोर्स से, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है 10 to the power 38, यानी 10 to the power 38 ये मोर पावरफुल है ग्रेविटेशन फोर्स से। इससे भी हमें पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स। तो अभी हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके पहले भी मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये दोनों फोर्सेस हम आज देखेंगे, आज के लेक्चर में देखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पढ़ाऊंगी मैं। ओके, तो आप बोलोगे कि ऐसा क्यों? तो आपको ये दोनों फोर्स में यहाँ पे न्यूक्लियर और यहाँ पे भी न्यूक्लियर, ऐसे दोनों वर्ड दिख रहे होंगे। ये दोनों वर्ड न्यूक्लियर, यानी ये दोनों फोर्सेस न्यूक्लियस से जनरेट होते हैं। ओके, तो वो आपको समझने में भी इजी जाएगा, मैं उस तरह से पढ़ाऊंगी तो, और ध्यान रखने में कंसेप्ट आपकी इजीली क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए हम वो दोनों फोर्सेस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और आज हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? ओके, क्या होता है, किसी को आइडिया है? अथर्व, राज, किसी को पता है क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स? तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। ओके, आप लोग बहुत पहले से जानते हो या बहुत अच्छे से जानते हो न्यूटन की वो एप्पल वाली कहानी, ठीक है ना। न्यूटन ने कहा था कि पूरे यूनिवर्स में, यानी इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी 2 बॉडीज होती है, ठीक है, वो 2 बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन होता है। ओके, और वो जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है, देखो मैं रिपीट कर रही हूँ, न्यूटन ने क्या कहा था, वो एप्पल वाली कहानी तो आपको लोगों को पता है, बट न्यूटन ने ये भी कहा था कि 2 जो बॉडी है पूरी यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, दो कोई भी
होती है। सपोज ये मार्कर है मेरे पास, 2 मार्कर है, ओके, ये दोनों बॉडीज हो गई, ओके। तो ये दोनों बॉडीज के बीच में जो भी कोई अट्रैक्शन होता है, ठीक है, यानी वो अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है, वो अट्रैक्शन के फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ओके। उसे ग्रेविटेशन फोर्स बोल सकते हैं या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। क्लियर होगा इतना? यानी मैं आपको बोल सकती हूँ कि जैसे देखो, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और अर्थ है, हमारे बीच में भी अट्रैक्शन है, ठीक है। सन है और मैं हूँ, हमारे बीच में भी अट्रैक्शन है। या फिर कैमरा है, ठीक है, कैमरा और मेरे बीच में भी अट्रैक्शन है। बट मैं आपको, अब आप बोलोगे कि सन है तो आप सब सन की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे हो, अर्थ की तरफ भी अट्रैक्ट क्यों हो रहे हो? तो मैं अर्थ की तरफ अट्रैक्ट इसलिए हो रही हूँ, सन की तरफ अट्रैक्ट इसलिए नहीं हो रही हूँ क्योंकि अर्थ और मेरे बीच में, या फिर अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सन के ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा है, इसलिए हम सन अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ओके। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग हम ग्रेविटेशनल मैग्नीट्यूड में आपको समझाती हूँ। तो न्यूटन ने क्या किया था, 2 बॉडीज कंसिडर किए थे, ओके, जिसे मैं नाम दे सकती हूँ M1 और M2, ओके। ये दोनों बॉडीज को मैं सेपरेट करती हूँ डिस्टेंस r से, ओके, डिस्टेंस स्मॉल r से। तो उसका ये बोलना था कि M1 M2 ये दोनों बॉडीज हो गए, ठीक है। ये दोनों बॉडीज के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी यानी इधर, और ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी यानी इधर। यानी यहाँ पे जो भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। तो हम यहाँ पे क्या होगा, ये जो फोर्स है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, M1 एंड M2, ओके। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। और वही फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली स्क्वायर है इस डिस्टेंस के स्क्वायर को, यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज वन इक्वेशन ऑफ 2। तो हम ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो क्या इक्वेशन आएगा हमारा, क्या इक्वेशन आएगा, F इज इक्वल्स टू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है ना, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी आप जब मास बढ़ाओगे तब आपका फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी आप जब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा, ओके। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी की साइन है उसे हम इक्वल्स टू में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर प्रोपोर्शनलिटी की साइन हम इक्वल्स टू में कन्वर्ट कर देते हैं तो वहां पे हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन ने G कांस्टेंट लिया था, G फॉर ग्रेविटेशन बोल सकते हैं, इसीलिए उसने शायद G लिया होगा, ओके। तो G इज इक्वल्स टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ओके। तो ये G यानी क्या है, मैंने क्या बोला आपको, कांस्टेंट है, ओके, कांस्टेंट बोला आपको। बट ये G की जो वैल्यू होती है ना, वो पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो हम उसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो फिर ये G की वैल्यू क्या होती है, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये अभी आपको क्लास 11th में है, लेकिन अभी इस चैप्टर में नहीं है, आगे जाके होगी या फिर क्लास 12 में तो आपको पक्का ही पढ़ना है, ठीक है। इसको ये वैल्यू कैसे आती है, बस जस्ट अभी इतना समझ लो कि G की वैल्यू इतनी है। तो आपको आगे के लिए तो आपको ये लर्निंग करनी है, जैसे आप डिग्री करते हो या फिर सामने रिसर्च करते हो, तो ये तो वैल्यू आपको हमेशा के लिए याद ही रहनी चाहिए। बट ये वैल्यू आई कैसी, हम ये आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। बस अभी इतना समझ लो कि G की वैल्यू इतनी होती है, ओके। तो
तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इक्वेशन हो गया आपका। ठीक है, इतना समझ ले, हाँ? सबको समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? ओके, सो आगे हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ओके, चलो प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, दो बॉडीज M1 M2, ओके, इसके बीच डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट उसको अट्रैक्ट करना, ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करना, यानी क्या हो गई, अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई अपनी, अट्रैक्टिव फोर्स। सेकेंड क्या है, मैंने आपको अभी भी बताया 2 मिनट पहले कि मैं यहाँ पे हूं और सन है, तो हमारे बीच में भी क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अर्थ है और सन है, उनके बीच में भी क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अर्थ है और मैं हूं, हमारे बीच में भी क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, बट मैं सन मुझे खींच रहा है। ठीक है, उसके पास भी अट्रैक्टिव फोर्स है, तो वो भी मुझे खींच रहा है, बट मैं उसकी तरफ खींची क्यों नहीं चली जा रही हूँ, क्योंकि अर्थ भी मुझे साथ साथ खींच रही है, और अर्थ का अट्रैक्टिव फोर्स कहीं ना कहीं, यानी ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है, इसलिए उसका अट्रैक्टिव फोर्स भी ज्यादा है। अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है, इसलिए मैं सन की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही हूँ। ओके, बट अर्थ और सन के बीच में भी है। ठीक है, तो वैसे ही कहीं ना कहीं ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स। ओके, तीसरा मैं आपको बता सकती हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इट्स does not depend on medium, does not depend on medium। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट लिए थे M1 M2, अगर मैं इनके बीच में एयर रखती हूँ, ठीक है, तो मैं अगर वो एयर का फोर्स निकालूंगी, तो वो एयर का फोर्स अगर मेरा 10 न्यूटन आता है, तो इस एयर के जगह मैंने वाटर यूज किया सेकेंड, तो उसका भी फोर्स उतना ही आएगा जितना कि मेरा एयर का फोर्स आया था। ओके, तो मेरा एयर का फोर्स अगर 10 न्यूटन आता है, तो मेरा वाटर का फोर्स भी 10 न्यूटन ही आएगा। ओके, मैं ये न्यूटन और वो जो एसआई यूनिट मैंने जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट का लिखा था, वो हम सभी यूनिट, सभी डायमेंशन हम मेजरमेंट ये चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको अभी बता नहीं रही हूँ उसके बारे में। ठीक है, वो आपको वहां पे सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम कहाँ थे, हाँ, तो मैंने अगर एयर मीडियम यूज किया तो भी आपका फोर्स 10 न्यूटन आएगा, और मैंने वाटर मीडियम यूज किया फिर भी आपका फोर्स 10 न्यूटन ही आएगा। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। आप मीडियम कुछ भी रखो, एयर रखो, वाटर रखो, या फिर वाटर रखो, कुछ भी। ओके, तो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। फोर्थ वन है हमारा कि आपने अभी देखा होगा कि ये जो आर है, यानी इसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो वो फोर्स आर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्स को स्क्वायर होल्ड करके रखता है, इनवर्स को होल्ड करके रखता है, यानी यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ हो गया फोर्थ। ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ब्रैकेट में लिख देना 1/f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर। ओके, देन फिफ्थ क्या है, आप लोग बता सकते हो जितना समझ में आया उसमें से कि फिफ्थ क्या है। फिफ्थ क्या हो सकता है, ये एक सेंट्रल फोर्स भी है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो कॉल्ड ए
पीछे सेंट्रल फोर्स? क्या रीजन होगा? एनीवन? आदित्य, सेंट्रल फोर्स क्यों बोलते हैं हम ग्रेविटेशन फोर्स को? देखो इधर, ध्यान दो। ओके, फिर से 2 बॉडीज कंसीडर कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। मैंने क्या कहा था आपको कि ये जो अट्रैक्शन है ये इसको अट्रैक्ट करता है और ये इस बॉडी को, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो ये ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये वो इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे जो भी लाइन है, सेंट्रल फोर्स है, पहले तो समझ लो कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है। सेंट्रल फोर्स है एक ऐसा फोर्स जो दोनों बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, उसी लाइन पे अगर वो काम कर रहा है तो वही फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ठीक है, क्या होता है वो फोर्स? 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन काम करती है, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन काम करती है, अगर वही लाइन पे ये फोर्स काम कर रहा है, सही है, ये दोनों ऑब्जेक्ट इसी लाइन पे हो रहा है, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो। अभी ये अंदर हो रहा है अट्रैक्ट, ओके, तो ये अंदर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो वही लाइन पे हो रहे हैं और सेंट्रल लाइन भी वही है। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं हम ग्रेविटेशन फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी बोल सकते हैं। ओके, इसके बाद 6th है कि ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ यानी अगर मैं यहाँ से, अगर ये 2 पॉइंट्स लिए हैं, अगर मैं यहाँ से ऐसा ऐसे 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 काउंट करूँ, ओके, डिस्टेंस चले जाऊँ और इधर से भी मैं ऐसे 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 घूम फिर के इधर जाऊँ, ठीक है, तभी भी आपका डिस्टेंस क्या होगा? ये आर ही रहेगा। जितना आपका ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस जाएगा। मैं पाथ चेंज करूँ, शॉर्टकट जाऊँ या लॉन्ग कट जाऊँ, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा आपका? आर ही होने वाला है। तो ग्रेविटेशन फोर्स इज डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। ओके, क्योंकि हमारे पास फोर्स क्या होता है? G m1 m2 इंटू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, समझ में आया? और एक लास्ट है, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उससे कम स्ट्रॉन्ग कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उससे कम स्ट्रॉन्ग कौन है? वीक न्यूक्लियर। और सबसे वीक कौन है? ग्रेविटेशनल। तो 7th प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे इसको मिटा देती हूँ। तो 7th प्रॉपर्टी कौन सी हमारी? वीकेस्ट फोर्स इन अवर नेचर। ओके, अब हम इसके बाद भी एक प्रॉपर्टी आती है तो उसके बारे में आपसे थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे आप लोगों को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, अभी अभी पता चल गया। ग्रेविटेशनल फोर्स में वैसे तो आपको एक ये पता होगा, जैसे बोल सकते हैं कि वो एप्पल वाली कहानी, चलो वही समझ लेते हैं। वो एप्पल वाली कहानी, एक एप्पल की ट्री थी, एप्पल नीचे गिर गया, ठीक है, तो न्यूटन ने बोला कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है? क्यों गिरता है? आप लोग बोलोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए नीचे गिरता है, ठीक है, चलो मान लेते हैं। लेकिन मैं आज आपको पूछती हूँ वो ग्रेविटेशन फोर्स है क्या? वो कैसे जनरेट हुआ? आप क्यों बोल रहे हो कि वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स है? कैसे जनरेट हुआ ग्रेविटेशन फोर्स? किसी को पता है? सबको पता है कि कोई तो भी फोर्स है इसलिए वो अट्रैक्ट करती है, और वो कोई तो भी फोर्स को हम ग्रेविटेशन फोर्स को बोलते हैं। मैंने आपको अभी भी बताया कि वो जो फोर्स होता है 2 बॉडीज के बीच, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। बट वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे जनरेट हुआ? किसी के भी ध्यान में आया अब तक कि कैसे जनरेट हुआ होगा? तो वो छोटे छोटे जैसे हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, वही एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स जनरेट हुआ।
वो एक छोटा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स को जनरेट करने के लिए। जैसे आप लोगों को अभी तक 10 तक पता था कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये हमारे पास 3 छोटे पार्टिकल्स हैं, बट उससे भी कई छोटे पार्टिकल्स है। उससे छोटा कौन है? क्वार्क। कहीं ना कहीं क्वार्क से ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। ओके, तो ये जो छोटा पार्टिकल है क्वार्क, ऐसा ही एक और पार्टिकल आता है दैट इज द ग्रेविटॉन, और ये ग्रेविटॉन की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट हुआ। ओके, so this is the 8th property of gravitational force. ओके, इतना समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये थर्ड है फोर्स सीक्वेंस वाइज, फिर भी मैं सेकेंड इस पे ले रही हूँ। रीजन आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि वो दोनों फोर्स सेम है, कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे अगर साथ में लिया तो। दोनों भी न्यूक्लियस जनरेटेड फोर्स है, इसलिए हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी क्या होता है, पहले तो वो भी पता रहना चाहिए ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी क्या होता है। जैसे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। एक तो क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स, और दूसरा क्या है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। अब नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स? क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स? कोई बता सकता है क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स? यस, करेक्ट। हाँ, यस, जो फोर्स 2 चार्जेस के बीच में होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं या कहते हैं। मीन्स फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। ओके, और मैग्नेटिक फोर्स मीन्स फोर्स बिटवीन द 2 मैग्नेट। फोर्स बिटवीन 2 मैग्नेट। ओके, जैसे मैं आपको बोल सकती हूँ कि फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। तो अगर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी या फिर मैंने पॉइंट चार्जेस कंसीडर किए, एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है, यानी सेम चार्जेस किए, तो वो क्या करेगा? फोर्स रिपेल कर देगा। अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज, अगर एक नेगेटिव चार्ज लिया, तो वो दोनों चार्जेस एक में को अट्रैक्ट करेंगे। वैसे ही सेम आपको पता है मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। एक पोल पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। तो अगर मैंने 2 पोल पॉजिटिव लिए तो ये रिपेल करेंगे। अगर एक पोल पॉजिटिव लिया दूसरा नेगेटिव लिया तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? अगर मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स कंबाइन किया तो हमारे पास बनता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मींस इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कंबाइनली इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बट मैंने ऐसा क्यों बोला? तो उसके लिए मैं आपको अभी एक एग्जांपल देती हूँ। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, क्या आप लोगों को पता है हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट जनरेट कर सकते हैं या फिर मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं? ठीक है, इस पता है किसी को? ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमने पावरफुल बुलेट ट्रेन आपने देखी होगी। ठीक है, वो पावरफुल बुलेट ट्रेन जो हवा पे चलती है, हवा से थोड़ा ऊपर होके चलती है। ठीक है, हवा में चलती है, थोड़ा रूट से ऊपर होके चलती है। वो ट्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से रुक जाती है, या फिर उसको रोकने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ और एक दूसरा। जैसे मैंने यहाँ पे एक वायर लिया और ये वायर को मैंने एक बल्ब कनेक्ट किया। ठीक है, तो ये वायर में पूरे आपको बैटरी दिख रही है। मैंने यहाँ पे कहीं पे भी बैटरी या सेल का यूज नहीं किया है। ठीक है, अगर मैंने अमेज़न से इलेक्ट्रोमैग्नेट खरीद लिया और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है,
और वो मैग्नेट को मैं कंटिन्यू अंदर बाहर करूंगी तो ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। ठीक है, ये बल्ब क्या होगा, ग्लो हो जाएगा, ये बल्ब जल जाएगा। यानी हमें ये पता चलता है कि हम मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए हम कंबाइनली इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। इसकी अनदर डेफिनेशन आपको बोलना है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता होगा। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मींस इलेक्ट्रोड। ओके, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मींस इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक मींस रेस्ट पोजीशन। ओके, जो यूनिफॉर्म पोजीशन पे है, जो स्टेडी पोजीशन में है, उसे क्या बोलते हैं, रेस्ट पोजीशन। यानी जो चार्जेस रेस्ट पोजीशन में है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या बोलते हैं, जो चार्जेस मूविंग पोजीशन में है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। यानी मूविंग चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, या मूविंग फोर्सेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में एक पार्ट ये भी आता है जो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। ओके, वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम अभी वो थोड़ा लुक आउट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने आपको अभी बताया, ऐसे चार्जेस जो रेस्ट पोजीशन, यूनिफॉर्म और स्टेडी यानी रेस्ट पोजीशन में होते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने डिस्कवर किया था। कूलम्ब, COULUMB, कूलम्ब। उन्होंने वो जो ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिस्कवर किया था। उन्होंने सेम न्यूटन की कॉपी की थी, उनका भी यही बोलना था। न्यूटन ने दो ऑब्जेक्ट लिए थे, इनका बोलना था कि दो चार्जेस है। ठीक है, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, दैट इज एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रही हूं मैं यहाँ पे, एक निगेटिव दैट इज Q1 और दूसरा Q2। ऐसे दो चार्जेस हैं, ये दो चार्ज सेपरेटेड हैं r इतने डिस्टेंस से। ओके, तो उनका ये बोलना था अगर मैंने दो अपोजिट चार्जेस लिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, या पॉजिटिव या फिर अपोजिट या फिर सेम, दोनों कोई भी चार्जेस कंसीडर किए, उनको डिस्टेंस r से सेपरेट किया। ठीक है, तो उनके बीच में जो भी कोई फोर्स होता है वो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो यानी ये जो चार्ज है वो इस बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, ये फोर्स, और ये क्या करेगा, ये जो चार्ज है ये बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, यानी इस डायरेक्शन में ये फोर्स। ओके, मींस इसका भी सेम डिस्टेंस, मींस ये जो फोर्स यहाँ पे क्रिएट होगा वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, मींस Q1 into Q2। ओके, सेम है, न्यूटन और कूलम्ब का सेम है, न्यूटन की कॉपी की थी कूलम्ब ने। ये हो गया आपका वन इक्वेशन। उसके बाद ये जो F है, ये F इस डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और उसका भी वो स्क्वायर आएगा, यानी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। देन हम कंबाइन करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। कंबाइन करने के बाद क्या आएगा हमारा इक्वेशन, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, अगर हमको ये प्रोपोर्शनलिटी साइन कैंसिल करनी है या हटानी है तो हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स में न्यूटन ने G लिया था तो कूलम्ब से यहाँ पे स्मॉल k लिया। ओके, स्मॉल k इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये k क्या है, कांस्टेंट। ओके, दिस k इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब के की वैल्यू कूलम से बताई थी हमें 1/4πε0। ये हो गई आपकी के की वैल्यू। ये के की वैल्यू भी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम 12th डिग्री करेंगे तब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। ओके, अभी तो आपको सिर्फ इतना है कि के की वैल्यू क्या है 1/4πε0। ओके, इसमें भी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है किसे? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट जो है मैं मेजरमेंट में आपको बताऊंगी। ये पूरी वैल्यू स्टैंडर्ड है, तो इसे बस अभी लर्न कीजिए। आगे ये वैल्यू कैसी आती है हम आगे देखेंगे डिटेल में। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10⁻12। एप्सिलॉन इसे परमिटिविटी बोलते हैं। ओके, इज इक्वल्स टू परमिटिविटी। वहां पे जहां पे नॉट आता है या फिर जीरो आता है उसे हम बोलते हैं वैक्यूम। परमिटिविटी इन वैक्यूम। ओके, क्लियर होगा इतना? ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? तो हमारा आखिरी इक्वेशन क्या होगा कूलम से दिया हुआ? फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो हमें अगर ये स्टेटमेंट लिखना होगा इस लॉ का, इस फोर्स का, तो हम क्या लिखेंगे? वो ऐसा रहेगा कि F is directly proportional to the magnitude of product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. ओके, यानी वो शॉर्टकट उसका ये ऐसा रहेगा आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यही सेम रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी स्टेटमेंट क्या रहेगा? Gravitational force is directly proportional to the magnitude of product of two masses and inversely proportional to the square of distance between them. अगर हम उसका दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो दोनों का स्टेटमेंट का इक्वेशन सेम आएगा। ये देखो, मैं ग्रेविटेशन का इधर लिख रही और इधर लिख रही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ग्रेविटेशन का है F is directly proportional to the m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे है F is directly proportional to the Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस स्टेटमेंट में जो मैग्नीट्यूड वर्ड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कभी लिखने में गलती नहीं करती। अगर वो मैग्नीट्यूड नहीं लिखा, प्रोडक्ट नहीं लिखा, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, वो नहीं लिखा तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, इतना समझ लेना। ठीक है, और इसके कांस्टेंट प्रोपोर्शनल हटा देते हैं, इज इक्वल्स टू करते हैं तो G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे K की वैल्यू क्या है? 1/4πε0। इसमें भी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, गेटिंग? इतना क्लियर है सब लोगों को? अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, मैंने आपको यहाँ पे अभी अभी बताया, जैसे हमने दो चार्जेस कंसीडर किए Q1 एंड Q2। ओके, इसको डिस्टेंस सेपरेट किया R से, एक पॉजिटिव है दूसरा चार्ज निगेटिव है, तो ये दो चार्ज के बीच में, यानी ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा फोर्स F से, और ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा फोर्स F से। ठीक है, यानी अट्रैक्ट भी करेगा, सेम लिए तो अट्रैक्ट करेगा, सॉरी सेम लिए तो पॉजिटिव पॉजिटिव किए तो रिपेल करेगा, और पॉजिटिव निगेटिव किए तो अट्रैक्ट करेगा। मीन्स यहाँ पे अट्रैक्टिव
एंड रिपल्सिव फोर्स हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, वहां पे मासेस थे तो वहां पे सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा था, यहाँ पे चार्जेस है तो यहाँ पे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों होगा। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी लंबी डिस्टेंस पे काम करता है। ओके, तो हम सेकेंड लेंगे लॉन्ग रेंज फोर्स। थर्ड क्या है, ये भी इनवर्स स्क्वायर रूल है। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर रूल है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² मींस ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करता है, यानी ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फोर्थ लॉ है, फोर्थ क्या है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं रेशियो का। कंपैरिजन क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, Fg मींस ग्रेविटेशन फोर्स एंड Fe इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू की थी 1 और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की 10⁻36, यानी आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज मोर पावरफुल देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, इससे भी हम सेंट्रल फोर्स बोल सकते हैं। ओके, सेंट्रल फोर्स कैसे, वो भी वही लाइन पे काम करता है जो अट्रैक्शन की लाइन है। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में जो भी अट्रैक्शन होता है उसमें हम, मैंने पहले ही बोल दिया था आप लोगों को कि अंदर रहे चाहे वो फोर्स या फिर वो फोर्स बाहर रहे। ओके, यहाँ पे वो फोर्स बाहर होता है, ग्रेविटेशन फोर्स में वो फोर्स अंदर था। ओके, चाहे अट्रैक्शन रहे या फिर रिपल्शन रहे, ओके, चाहे अंदर रहे या बाहर रहे, वो उसी लाइन पे अगर काम करता है तो उसे हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। ठीक है, इसके बाद हम इस फोर्स को भी कंजर्वेटिव फोर्स बोल सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स यानी ये भी फोर्स, अगर मैंने यहाँ से एक पाथ मैंने ऐसे निकल दिया, ठीक है, मैं ऐसे जा रही, यहाँ से भी मैं ऐसे थोड़ा घूम के इधर से और थोड़ा शॉर्टकट और थोड़ा घूम के ऐसे भी जा रही हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका जो है r डिस्टेंस है आपका Q1 और Q2 के बीच का, तो वो डिस्टेंस इतना ही रहेगा, चाहे मैं इतना घूम के जाऊँ या इतना शॉर्टकट जाऊँ। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, r ही है, यानी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। सिक्स प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, कंजर्वेटिव फोर्स। जो भी वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं होता है, वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स। ये ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे भी पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है वर्क अपना। ओके, तो इसलिए हम इस फोर्स को भी कंजर्वेटिव फोर्स बोल सकते हैं। ओके, देन सेवन प्रॉपर्टी है आपकी, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ओके, ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन ये फोर्स मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड होता है। जैसे मैं दो चार्जेस के बीच अगर मैंने एयर रख दी तो आपका फोर्स कुछ अलग आएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि दिया क्या है गिवन, बट मैंने उसकी जगह वाटर ले लिया तो वो फोर्स चेंज होता है। यानी आप बोल सकते हो कि इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ओके, और इसके बाद मैंने आपको जैसे वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटॉन की वजह से क्रिएट होता था या जनरेट होता था, तो यहाँ पे मूविंग फोटोन, ये भी एक पार्टिकल है। वो फोटोन क्या होता है हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, जस्ट आपको फोटोन इतना ध्यान में रखना है। फोटोन यानी बेसिकली एक क्वांटा होता है, वन क्वांटा यानी फोटोन। तो जो मूविंग फोटोन होता है वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, सो 8 है
मूविंग फोटॉन। ओके, इतना क्लियर हो गया? कुछ किसी को डाउट है? एनीवन? ओके, सो आज हमने यहाँ तक देख लिया है। हमारे दो फोर्सेस और बाकी है। दो फोर्सेस यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो एक साथ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी आपको इजी जाएगा समझने के लिए और कंसेप्ट भी जल्दी क्लियर हो जाएंगी। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये पार्ट 1 हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 देखेंगे। ओके, थैंक यू।